नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की बकी बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। साल 2025 खत्म होने को है। वही 2025 जिसमें उत्तराखंड राज्य ने अपने गठन के 25 साल पूरे किए हैं और जिसे रजत जयंती वर्ष के तौर पर मनाने के लिए राज्य सरकार ने खूब धकाधूम वाले कार्यक्रम आयोजित भी किए हैं। यूं तो आज के एक्स्ट्रा कवर में इन 25 सालों का ही लेखा जोखा दर्ज किया जाना था। विशेष तौर से साल 2025 का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना था। ये गिनवाया जाना था कि इस साल हमारी सरकार ने क्या कुछ फरकाया, क्या कुछ फरकाने का सिर्फ ढोंग किया और क्या फरकाने के सच्चे प्रयास किए गए। गिनवाया जाना था कि कितनी नई नौकरियां राज्य सरकार ने दी, कितनी नौकरियों के सिर्फ वादे और दावे किए, कितने पेपर लीक हुए, कितने अपराधियों को सजा हुई, कितने नए अस्पताल बने, कितने डॉक्टर्स नियुक्त हुए, कितने स्कूल खुले, कितने स्कूल बांझा पड़ गए, कितने स्वरोजगार के अवसर बने, कितने लोगों तक वो योजनाएं असल में पहुंच सकी जिनका डंका पीटने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए, कितने नए कानून बने और कितने लोगों को सही मायनों में इन नए कानूनों का कोई लाभ हुआ, कितने लोग जंगली जानवरों का शिकार हो गए। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या योजना बनाई, कितने लोग जंगल की आग में जिंदा जल गए, कितने लोग आपदाओं की चपेट में आ गए, कितनी योजनाएं आपदाओं को आमंत्रित करती हुई इस साल भी बनाई और लागू की गई। हालिया आपदाओं से हमने क्या कुछ सबक लिए, राज्य की तरक्की के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है और प्रति नेता आय उससे कितनी ज्यादा ऊपर है और प्रति मंत्री आय इस मामले में उत्तराखंड कहां पहुंच चुका है, आदि आदि। इस तरह के तमाम आंकड़े आज के एक्स्ट्रा कवर में गिनाए जाने थे, लेकिन बीते एक हफ्ते में ही उत्तराखंड ने देश भर में बदनाम होने का जो कीर्तिमान रचा है, उसने बाकी तमाम आंकड़ों और दावों को पौना बना दिया है। इन दिनों अपना प्रदेश फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में शामिल है और इस बार भी इन सुर्खियों का आधार हर उत्तराखंडी को शर्मसार करने वाला ही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी जिस तरह की जानकारियां आए दिन सामने आ रही हैं, वो सिर्फ इस हत्याकांड का ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी राजनीति का सबसे घृणित और कुरूप चेहरा सामने ला रही हैं। उर्मिला सनावर नाम की महिला ने बीते दिनों जो ऑडियो और बयान जारी किए हैं, वो अंकिता मामले में वीआईपी एंगल पर जितनी बात करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये दर्शाते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति कितनी घृणित है और उसमें ये कथित वीआईपी सर्विस वाला कल्चर कितना आम और गहरा है। इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं उस दूसरी घटना पर जिसने उत्तराखंडियों को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। ये घटना है त्रिपुरा के 24 वर्षीय इंजेल चकमा की हत्या की, जिसे नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ा। इंजेल देहरादून के एक कॉलेज में एमबीए के छात्र थे। बीती 9 दिसंबर को इंजेल अपने भाई के साथ सेलाकुई में एक दुकान पर थे जब कुछ लड़कों ने उनके और उनके भाई पर नस्लीय टिप्पणियां करते हुए उनका मजाक बनाया। स्थानीय पुलिस के अनुसार इसका प्रतिरोध करने पर इन लड़कों ने इंजेल को इतनी बुरी तरह पीटा कि अगले 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार इंजेल की मौत हो गई। इस प्रकरण में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपित फरार बताया जा रहा है। इंजेल की हत्या में गिरफ्तार किए गए लड़कों के नाम हैं अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज ख्वास, सुमित और आयुष बडोनी। पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ होने वाली नस्लीय हिंसा की ये कोई पहली घटना नहीं है। देश भर में और विशेष तौर से उत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के साथ नस्लीय हिंसा की कई घटनाएं आए दिन सामने आती रही हैं। उत्तराखंड भी अब इस सूची में शामिल है जहां नस्लीय भेदभाव का जहर जानलेवा बन रहा है। ये घटना प्रदेश पर एक ऐसा कलंक है जिसके निशान शायद ही हम कभी अपनी पहचान से मिटा पाएंगे। इंजेल के मौत पर छपी इन हेडलाइंस को ही देखिए। आई एम इंडियन, त्रिपुरा स्टूडेंट्स लास्ट वर्ड्स बिफोर ही वॉज किल्ड। हम चीनी नहीं भारतीय हैं, देहरादून में मारे गए त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा ने हमलावरों से कहा था। ये शब्द पढ़ और सुनकर हर उस व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा जो खुद को भारतीय कहता और मानता है। एक व्यक्ति की नस्लीय टिप्पणियां करते हुए हत्या कर दी जाती है, जबकि वो अंत तक ये दोहराता रहता है कि मैं कोई चीनी नहीं बल्कि भारतीय हूँ। वैसे ये अपराध तब भी इतना ही घृणित और शर्मसार करने वाला होता अगर किसी चीनी नागरिक की भारत में इसलिए हत्या कर दी जाती क्योंकि वो चीन से है। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को चीनी और न जाने क्या क्या नस्लीय टिप्पणी करते हुए मार देना साफ दर्शाता है कि हम एक समाज के रूप में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये दिशा कोई एक दिन में तय नहीं होती।
ये ध्रुवीकरण के एक लंबे राजनीतिक और सामाजिक माहौल में पनपती है, जिसकी परिणति इस तरह की घटनाओं में होती है। आज एंजेल चकमा की हत्या कर दी गई तो इस विषय पर चर्चा हो रही है। प्रशासन के बयान आ रहे हैं कि हत्या के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रदेश में जो लोग लगातार ये नफरती माहौल तैयार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। धर्म से लेकर जाति और नस्ल के आधार पर ध्रुवीकरण करने वाले लगातार कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। बाकायदा इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हीरो भी बन रहे हैं। किसी ने कश्मीरी शॉल बेचने वालों से नारे लगवाने का ठेका उठा लिया है और किसी ने क्रिसमस के दिन चर्च में हंगामा करने की मुहिम अपने हाथ में ली हुई है। ऐसे लोगों पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि ये नफरती पहल कमज़ोर पड़े। उल्टा ऐसे लोग सोशल मीडिया पर इतने वायरल होते हैं कि रातों रात ऐसे सेलिब्रिटी बना दिए जाते हैं कि न जाने फिर कितने लोग इनके ध्रुवीकरण के जहर को ही संजीवनी समझने लगते हैं। अब यह हालिया वीडियो ही देखिए। नफरत से भरे इस इंसान ने एक सभा में जाकर एक धर्म का जिस तरह मजाक बनाया और जैसी हरकतें की, वो एक अपराध है। आप लोग पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? इस शर्ट पे साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। व्हाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुए व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। Oh really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे क्या करेगा वो भी? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वही बैठ। ये जवाब देना, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस करना। कुछ समाचार पोर्टल्स और सोशल मीडिया में कई जगह इस वीडियो को ऋषिकेश का भी बताया जा रहा है, लेकिन नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार ये वीडियो गाजियाबाद की एक सभा का है, जहां सत्य साधु नाम के इस व्यक्ति ने ईसाई समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर इस तरह की आपराधिक हरकतें की। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये व्यक्ति खुद को उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ बताता है। सत्यसाधु.com नाम से इसकी जो वेबसाइट है उसमें भी इस व्यक्ति का पता ऋषिकेश उत्तराखंड ही दर्शाया गया है, जबकि ये व्यक्ति मूल रूप से एक बांग्लादेशी बताया जाता है। एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के अनुसार इस व्यक्ति का असली नाम सुनैयुर रहमान है, जो बांग्लादेश का नागरिक है और मूल रूप से ढाका के नखलपारा का रहने वाला है। वहां रहते हुए कभी इसने खुद को नास्तिक बताया था और फिर भारत आने के बाद साल 2018 में खुद को सनातनी घोषित कर दिया और अपना नाम सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया। अब हिंदुत्व का झंडाबरदार बनकर ये व्यक्ति इसी तरह की नफरत फैलाने का काम करता है, जिसके चलते इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। यदि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के दावे सच हैं तो सोचिए इन लोगों को ताकत कहां से मिल रही है कि एक विदेशी नागरिक होने के बाद भी ये खुद को सनातनी हिंदू बता रहे हैं और हिंदू धर्म के नाम पर ऐसी नफरत फैला रहे हैं।
ऐसी ही नफरतों का नतीजा है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी नस्ल के नाम पर लोग किसी की हत्या तक कर गुजरते हैं। उत्तराखंड में भी इस तरह के ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं, जो राज्य को बदनामी और नफरती माहौल के अलावा कुछ नहीं देने वाले। अपने धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि से लगाव होना और उस पर गर्व करना एक बात है, लेकिन इसी को नफरत और ध्रुवीकरण का आधार बना देना बिल्कुल अलग बात। उत्तराखंड राज्य का तो निर्माण ही पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल पर हुआ था। ऐसे में पहाड़ी पहचान को मजबूत करने और पहाड़ के सवालों को मजबूती से उठाना एक सकारात्मक पहल हो सकती है, लेकिन इसे ही ध्रुवीकरण का आधार बनाते हुए पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी बना देना, गैर पहाड़ी लोगों के खिलाफ हिंसा का माहौल खड़ा कर देना और पहाड़ के सवालों को सरनेम की राजनीति में समेटकर छोटा कर देना, उसी ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ जाना है, जिसका नतीजा कुछ मुट्ठी भर लोगों को तो सत्ता तक पहुंचा देता है, लेकिन बाकी का पूरा समाज सिर्फ उस नफरती राजनीति के दुष्परिणाम ही भोगने के लिए अभिशप्त रहता है। एंजेल चकमा की हत्या का कलंक लगने के अलावा बीते हफ्ते उत्तराखंड ने बदनामी के कुछ और कीर्तिमान तब छुए जब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक एक कर कई वीडियो और ऑडियो जारी किए। शुरुआत में अपने पति पर ही तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उर्मिला ने जब फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया तो उसी दौरान उन्होंने अंकिता हत्याकांड का भी जिक्र किया और दावा किया कि इस केस में कथित वीआईपी के बारे में उनके पास कई तथ्य हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ ऑडियो भी जारी किए जिसमें वो संभवतः भाजपा के पूर्व विधायक से ही बात कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस प्रकरण में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और यमकेश्वर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ भी शामिल रही हैं। इन आरोपों को भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने सिरे से खारिज किया है और ऐसे कई पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई तक के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा है, जिन्होंने इस मामले में उर्मिला सनावर के आरोपों को प्रकाशित किया था। अंकिता केस में इन नए आरोपों के सामने आने के बाद भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के नाम पर यह किया कि आरोपित की जाति को आगे करते हुए इस पूरे मामले को ही डाइवर्ट कर देने की फूहड़ कोशिश की। इस हालिया घटनाक्रम के बाद प्रदेश भर में अंकिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और देहरादून, ऋषिकेश से लेकर हल्द्वानी तक लोग इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक तौर से भी ये मामला पहले से ही संवेदनशील रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। राजनीति होनी भी चाहिए, क्योंकि जब सीधा सीधा सत्ता और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का नाम इसमें आरोपितों से लेकर दोषियों तक की सूची में शामिल है, तो इसे गैर राजनीतिक मामला बताकर या ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि इस पर राजनीति न की जाए। ये अपने आप में खांटी राजनीतिक तर्क ही होता है कि राजनीति न की जाए। और इस मामले में तो हकीकत ही ये है कि अंकिता जिस माहौल में मौत के घाट उतार दी गई, उसकी नींव प्रदेश के राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले माहौल में ही रखी गई थी। लेकिन अंकिता हत्याकांड में सामने आ रहे नए आरोपों के बीच कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इस मामले में किसी वीआईपी के होने का सवाल शुरुआत से ही उठता रहा है। ये सवाल तब भी उठा था जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई को नज़दीक से देख रहे कानून के जानकार बताते हैं कि कोर्ट में वीआईपी के नाम का सवाल इसलिए ज़्यादा अहम नहीं था क्योंकि ये नाम अगर तब सामने आ भी जाता तो भी इससे केस की मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकिता की हत्या वीआईपी के कहने पर हुई हो, ऐसा पूरे मामले में कहीं जिक्र नहीं आता। इसलिए वीआईपी जो भी था उसे हत्या का दोषी तो नहीं बनाया जा सकता था। हाँ, ये ज़रूर है कि वीआईपी को ही एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव पुलकित आर्य और उसके साथी अंकिता पर बना रहे थे और इस हद तक बना रहे थे कि उसकी हत्या तक कर दी गई। लेकिन इस हत्या का दोष वीआईपी तक सीधा पहुंचता हुआ कानून के जानकारों को नहीं नजर आता। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो वीआईपी निर्दोष हो, बल्कि उस वीआईपी का नाम उजागर होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उस बड़े फलक से पर्दा उठ सके जहां न जाने कितनी अंकिताएं मजबूर कर दी जाती होंगी। हाल ही में सामने आ रहे उर्मिला सनावर के आरोपों में भी बड़ा सवाल यही है कि उन तमाम रिकॉर्डिंग्स में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है और जिस सहजता से ये बातें कही जा रही हैं, वो साफ साफ स्थापित करती हैं कि नेताओं के इन रिजॉर्ट्स में इस तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज का चलन कितना आम है। अनुशासन और देशभक्ति की राजनीति के नाम पर बड़े बड़े नेताओं की असलियत क्या है और पर्देदारी हटते ही राजनेताओं का जब असली चेहरा दिखता है तो वो कितना कुरूप होता है। संभवतः इस कुरूप चेहरे को ढके रहने का नाम ही राजनीति है। बीता हफ्ता उत्तराखंड के लिए ये बदनामी भी लेकर आया कि यहाँ पुलिस और प्रशासन पर पत्थरबाजी हुई, जिसके विजुअल्स देखते ही लोगों ने ये तक कह दिया कि उत्तराखंड में कश्मीर जैसे हालात हो चुके हैं। ये मामला वन भूमि से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए विभागों को
सर्वे करने और उन इलाकों का कब्जा लेने की बात कही है जहां कोई आवासीय भवन न बने हो। इसी आदेश का हवाला देते हुए जब वन विभाग की टीम मौके पर सर्वे के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने पत्थरबाजी तक शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर हो चुके अतिक्रमण को हटाना कितना भारी होता है, इसकी बानगी प्रदेश भर में जगह जगह देखी जा सकती है। फिर हर जगह बनभूलपुरा जैसे समीकरण भी नहीं होते, जहां सरकार के लिए चिद भी मेरी और पट भी मेरी जैसा माहौल तैयार हो। अतिक्रमण हट गया तो सरकार को सांप्रदायिक बढ़त मिलती है कि देखिए अवैध घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया है, और अगर हंगामा हुआ तो भी सांप्रदायिक लाभ ही मिलता है कि देखिए समुदाय विशेष ने बवाल काट रखा है। जबकि असलियत ये होती है कि ऐसी न जाने कितनी ज़मीनें हैं जो असल में वन विभाग की थी, लेकिन चकड़ैतों ने प्लॉट काट काट के बेच दी। अब जिन लोगों ने पैसा देकर ज़मीनें खरीदी हैं वो अपनी छत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि सत्ता के संरक्षण में सरकारी ज़मीनों को ठिकाने लगाने वाले बेच बाच के निकल चुके हैं। कुछ समय पहले हमने आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी के साथ एक पॉडकास्ट में इस बात पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि उत्तराखंड में कैसे हजारों एकड़ वन भूमि ऐसे ही घाम लगा दी गई है। ऐसा ही एक अन्य मामला भी बीते दिनों सुर्खियों में रहा, जहां उत्तराखंड वन विभाग का एक और कीर्तिमान सामने आया। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों की संपत्ति आखिर ऐसे अप्रत्याशित तरीके से कैसे बढ़ गई, और वो भी एक विशेष फॉरेस्ट रेंज के अधिकारियों की। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब सीबीआई, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, सर्वे ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। ये मामला वैसे साल 2023 का है, जब चर्चित आईएफएस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में लगे बाउंड्री पिलर्स की गिनती करवाने के आदेश जारी किए थे। इस जांच में सामने आया था कि 12,321 में से 7,375 पिलर गायब थे। जांच में यह भी सामने आया कि गायब हुए इन पिलर्स में से 80% उस मसूरी और रायपुर रेंज से गायब हैं, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्षेत्र है और जहां होटल रिजॉर्ट मालिकों का वन भूमि को दबाकर चांदी काटने का चलन सबसे ज़्यादा है। ये मामला जब चर्चाओं में आया तो एक समिति का गठन तो किया गया था, लेकिन समिति पर आरोप लगते रहे कि उसका गठन ही मामले को उजागर करने की जगह ढकने और छिपाने के लिए किया गया है। अब इसी मामले में एक पीआईएल दाखिल हुई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तमाम विभागों से जवाब मांगे हैं और ये सवाल भी उठाया है कि इसी रेंज में तैनात रहे अधिकारियों की संपत्ति रातों रात इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। उम्मीद है हाईकोर्ट की झपाक से कुछ घोटालों से पर्दा उठ सकेगा। ऐसी ही कई उम्मीदें हैं कि आने वाले साल में उत्तराखंड कुछ बेहतर दिशा में बढ़ेगा, हमारी नीतियाँ कुछ बेहतर हो सकेंगी और सबसे ज़रूरी उम्मीद है कि हमारी नीतियाँ बनाने की मंशा बेहतर हो सकेगी। सिर्फ बड़ी बड़ी परियोजनाओं से बड़ा बड़ा लाभ लेने के लिए ही अगर योजनाएं आती रही तो उसकी कीमत उत्तराखंड का आम जनमानस वैसे ही चुकाता रहेगा जैसे चुकाता आया है। इसकी एक बानगी आप ये भी देखिए कि बीते दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स का एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर आर्नोल्ड वही हैं जिन्हें भारत सरकार ने और सीधे प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइज़र ने तब संपर्क किया था जब सिलक्यारा में टनल टूटने के चलते दर्जनों मजदूर वहाँ फंस गए थे। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रोफेसर आर्नोल्ड यहाँ आए थे और फिर उन्हीं के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया भी गया था। लेकिन अपने हालिया इंटरव्यू में प्रोफेसर आर्नोल्ड ने जो बात कही है वो हमारे लिए सच में गहरी चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने इसमें बताया है कि जब वो उस टनल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सिलक्यारा टनल में 21 जगहों पर पहले ही भूधसाव के निशान हैं, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जो बड़ा भूधसाव वहाँ हुआ है वो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें प्रोफेसर आर्नल्ड के इस ऑब्जर्वेशन पर ध्यान धरेंगी और इस दिशा में पुख्ता कदम उठाएंगी। प्रोफेसर आर्नल्ड का हालिया इंटरव्यू आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको बारामासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग भी करें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी आप सीधे हमें समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, प्रणाम।